नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, एक किस्सा मैं शेयर करना चाहूँगा। एक हमारे क्या कहते हैं भोपाल के क्लाइंट हैं, तो मतलब वो हमारा यूट्यूब चैनल देखकर ही उन्होंने हमसे संपर्क किया था और जनवरी महीने में उन्होंने संपर्क किया था हमसे। तो वो अपने केस वैसे अपने हर केस पर वो खुद ही पूरी नज़र गड़ा के रखते हैं। वकील उन्होंने किया हुआ है, लेकिन वकील से उन्होंने क्लियरली बात कर ली थी पहले ही कि मेरे केस में पिटीशन वगैरह जो बनेगी उसमें मेरा भी दखल रहेगा, उसमें आप मुझसे भी पूछेंगे। मुझे बिना बताए कोई पिटीशन आप डायरेक्ट कोर्ट में नहीं लगाएंगे। तो इनका हमारे पास अक्सर फ़ोन आता था और ये जो है हमसे कई सवाल वगैरह करते थे। इन्होंने फिर हमसे कहा कि सर मेरी कुछ पिटीशन आप बना दीजिए। तो हमने इनकी कुछ पिटीशन्स भी बनाई थी और उस पर इनके रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव निकल कर आए। उसके बाद अभी वो लगभग 2 महीने पहले की बात है, इनका फ़ोन आया था कि मेरी वाइफ जो है वो मेंटेनेंस का ऑर्डर हो चुका है और मेरी वाइफ ने एग्जीक्यूशन लगा दिया है। तो एग्जीक्यूशन लगा दिया है तो मैं मेंटेन देना नहीं चाहता हूँ वाइफ को। तो इसका परिणाम ये हुआ कि मतलब अगर वो मेंटेन नहीं देंगे, वाइफ ने एग्जीक्यूशन लगाया है, तो अरेस्ट होने की संभावना तो है। तो मैंने उनको सेक्शन 421 की एक पिटीशन बना के दी। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो वो पिटीशन बना के दी, तो नेक्स्ट डेट पर जब उनको मेंटेन देने का बोला गया या फिर जेल जाओ ऐसा बोला गया, 2 ऑप्शन दिए गए कोर्ट द्वारा कि या तो आप जो भी आपका पूरा एरियर बन रहा है 3-4 सालों का अपनी वाइफ को वो दें या फिर आप जेल जाएं। तो उन्होंने हमारे तरफ से जो उनको पिटीशन बना के दी गई थी 421 CRPC के तहत, उन्होंने वो पिटीशन लगा दी। और वो पिटीशन शायद भोपाल की कोर्ट में मेरे ख्याल से पहली बार लगाई गई है, क्योंकि उस पिटीशन का कई वकीलों को शायद नॉलेज है नहीं, भगवान जाने। और जज के लिए भी वो पिटीशन फर्स्ट टाइम ही थी, क्योंकि अभी तक कभी भी किसी ने फैमिली कोर्ट में ऐसी पिटीशन भोपाल की फैमिली कोर्ट में किसी ने लगाई होगी इसकी भी कोई गारंटी है। तो जज भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई उसको देखकर कि ये क्या पिटीशन है, और उसमें कुछ स्पेशल जजमेंट्स थे, तो वो जजमेंट्स भी मैंने उस पिटीशन में मेंशन किए हुए थे और उसकी कॉपी वगैरह, मतलब जजमेंट का PDF मैंने उनको भेजा हुआ था। तो उन्होंने उसकी कॉपी भी उसके साथ अटैच करी हुई थी। उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि मैडम आप वसूली की कार्रवाई कीजिए, आप मुझे डायरेक्ट जेल थोड़ी भेज सकते हैं। वसूली कार्रवाई तो आपने की नहीं, आपकी तरफ से मुझे सिर्फ नोटिस मिला है 125(3) का, आप वसूली कार्रवाई कीजिए। मेरे पास पैसा होगा तो वसूली की कार्रवाई में मालूम पड़ जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट मुझे जेल नहीं भेज सकते हैं। ये प्रोविज़न दे के रखा है, आप इसको फॉलो कीजिए। फाइनली हुआ ये कि उनकी वो पिटीशन जो है वो जज को एक्सेप्ट करनी पड़ी, और उनकी जो वाइफ सोच के आई थी कि आज तो मोटी रकम लेके जाऊंगी या पति को जेल भिजवाऊंगी, तो वाइफ के मंसूबों पर पानी फिर गया। और परिणाम ये हुआ कि उसको एक्सेप्ट कर लिया कोर्ट ने और वसूली के लिए कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए। और ये आदेश कलेक्टर के नाम पे जारी किया जाता है और कलेक्टर की तरफ से जो कार्रवाई होती है उसमें काफ़ी समय लगता है, वो लंबा समय लेती है। और अगर आप कलेक्टर कार्यालय में जाके थोड़ी रिश्वत वगैरह बांट दें तो फिर तो बहुत लंबा समय लग जाता है। तो अब ये हो रहा है कि उनकी वाइफ ही हाथ पांव जोड़ रही है, क्योंकि जो उसकी वाइफ ने सोचा था वो हुआ नहीं। और अब उसकी वाइफ को समझ में आ गया कि अब जो कार्रवाई आगे होगी उससे जो टाइम डिले होगा वो और दिक्कत वाला है। अब उनकी जो वाइफ है वो समझौते पर आ रही है। जहाँ उनको एक बड़ा अमाउंट का ऑर्डर हुआ था मेंटेनेंस देने के लिए, वहीं पर उनकी वाइफ बहुत ही कम पैसे में उनसे मतलब पूरा मामला ख़त्म करने की बात कर रही है, सभी केस वापस लेने की बात कर रही है।
और बहुत छोटा अमाउंट उनकी वाइफ ने उनको बताया है, जो उनके लिए ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं। तो वही बहुत खुश हो गए कि सर हमने बहुत सही तीर मारा था और वो बिल्कुल निशाने पे जाके लगा है। तो उनका आज ही फ़ोन आया था मेरे पास, तो वो सब कुछ बता रहे थे। तो क्योंकि मैंने लगभग 2 महीने पहले उनको ये पिटीशन ड्राफ्ट करके भेजी थी, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि जो हमारा एक एक्सपेरिमेंट था वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल तो हुआ है। तो मतलब कहने का ये कि अर्थ ये है कि हम अगर जो प्रोविज़न लॉ में दे के रखे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे फेवर में केस आएगा। सेक्शन 421 के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है और मेरे ख्याल से कई लोगों ने देखा भी होगा, जिसमें कि अलग अलग हाई कोर्ट के जजमेंट्स भी हैं और उसमें साफ कहा गया है कि अगर किसी के ऊपर कोई मॉनेटरी फाइन लगाया गया है, ठीक है, जिसमें उसको पैसा देना है और वो नहीं दे रहा है, तो धारा 421 की कार्रवाई की जाएगी और कलेक्टर के माध्यम से उसकी प्रॉपर्टी को जब्ती की जाएगी। ये उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं, बट ये प्रोसेस बहुत लंबी हो जाती है। और इसका एक फ़ायदा ये रहता है कि अगर आपके पास सच में ऐसा है कि आपके पास पैसा नहीं है, कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं है और बैंक बैलेंस आपका लगभग नेग्लिजिबल है, मालूम पड़ता है कि 5, 10, 15, 20 हज़ार पड़े बैंक में, तो कलेक्टर रिपोर्ट बना के सौंप देता है फैमिली कोर्ट जज को कि हमने तो पूरी इंक्वायरी करी और मालूम पड़ता है कि इनके पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे मामलों में दोस्तों ये हो जाता है कि आपकी जेल जाने की संभावनाएं लगभग ख़त्म हो जाती हैं। इस पर कर्नाटका हाई कोर्ट का ये केस हुआ था, जिसमें कि कुर्की की कार्रवाई के बाद मालूम पड़ा कि पति के पास कुछ भी नहीं है। ये रिपोर्ट बना के दी थी कलेक्टर साहब ने। तो कर्नाटका हाई कोर्ट में जब ये मामला गया तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि पति को जेल भेजने का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि वो जॉब तो कर रहा है और एक छोटा अमाउंट कमा रहा है और उसमें वो थोड़ा बहुत देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके खुद के बैंक में कोई पैसा नहीं है, उसके नाम कोई बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसमें उसका तो कोई दोष नहीं है, इसलिए हस्बैंड को हम जेल नहीं भेज सकते। तो जो सेक्शन 421 के तहत जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें कहीं ना कहीं हस्बैंड का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। हाँ, अगर हस्बैंड पर खूब पैसा वो झूठ बोल रहा है तो वो तो फिर फंसने वाली बात हो जाती है। उसमें तो फिर मेरे ख्याल से 421 का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, 421 CRPC, क्योंकि हस्बैंड के पास बहुत सारा पैसा है। तो अगर 421 CRPC की तहत कार्रवाई हुई तो कलेक्टर साहब सब पता लगा लेंगे कहाँ कहाँ तुम्हारा पैसा है। मालूम पड़ा कि जो ऑर्डर हुआ है मेंटेन उससे बढ़ के ऑर्डर हो गया अगली बार। तो जहाँ पर हस्बैंड के पास पैसा अच्छा है और वो इजीली मेंटेन दे सकता है, वहाँ पर तो कोई वैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन वाली बात वहाँ पर रहती है जहाँ पति फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वाइफ को मेंटेन दे सके, क्योंकि हर महीने EMI जैसा काम हो जाता है कि हर महीने आप एक EMI दो, ठीक है। क्योंकि जो व्यक्ति जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि हर महीने वो एक फिक्स अमाउंट किसी को दे सके, क्योंकि हम देखते हैं कि हर महीने हमारे लाइफ स्टाइल में उतार चढ़ाव आता रहता है। किसी महीने थोड़ा ज़्यादा पैसा आ गया तो हमने थोड़ी अच्छी लाइफ एंजॉय कर ली, किसी महीने कम पैसा आया तो हमने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। तो भरण पोषण के आदेश जो कोर्ट दे देती है ये कहीं ना कहीं एक तरीके से अन्याय जैसे है कि इसमें क्या हो रहा है कि एक EMI बांधी है आपने। अब वो व्यक्ति चाहे उसका हर महीने फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रहा हो, फ़ायदा नुकसान कुछ भी हो रहा हो, मगर उसको तो फिक्स अमाउंट देना है अपनी वाइफ को, और ना देने पर जेल जाने की व्यवस्था करके रखी है। तो ये कहीं ना कहीं एक अन्यायपूर्वक कानून है, ठीक है। कानून बना हुआ है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ये कह दें कि नहीं कानून है अच्छा है, महिला के अधिकार की बात करता है। ये सब फालतू की बातें हैं। ये कानून तो पूरी तरीके से अन्यायपूर्ण है, क्योंकि इसमें कहीं कोई लॉजिक नहीं लगाया गया है। लेकिन ये एक अच्छी खबर थी हमारे लिए जो आज जो उन्होंने कॉल करके हमें बताया, तो हमने सोचा कि हम आपके साथ शेयर कर दें इस चीज़ को। तो सेक्शन 421 पे हमने वीडियो बनाया था, आप उसको देखें और वो आपके काम का भी हो सकता है, ठीक है। उसके तहत भी अगर मतलब आपके ऊपर केस लगा हुआ है और
मेंटेनेंस ऑर्डर हो चुका है, एग्जीक्यूशन की कार्रवाई चल रही है या हो चुकी है, अगर आप 1-2 बार जेल जा चुके हैं या जाने की संभावना है, इमीडिएटली सेक्शन 421 सीआरपीसी के तहत एप्लीकेशन लगाएं। कई जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट्स के, उन जजमेंट का सहारा लें और क्लियरली जज को कह दें कि आप हमें जेल नहीं भेज सकते या भेज सकती, ठीक है, क्योंकि आप जो है उसकी कार्रवाई तो आपने करी नहीं है। क्योंकि एग्जीक्यूशन की कार्रवाई का ये मतलब नहीं होता कि आपको सिर्फ नोटिस जारी कर दिया और आप कोर्ट में चले गए और जज ने कहा पैसा निकाल, ऐसा नहीं होता है। आप मुझसे पैसा मांग रहे, नहीं है मेरे पास पैसा, तो आप पता लगाइए मेरे पास पैसा है कि नहीं है, इसी को एग्जीक्यूशन की कार्रवाई कहते हैं। जज कोई पता लगाना चाहता नहीं है, आप कितना भी बोलते हैं तो उसको लगता है झूठ बोल रहा है। क्योंकि कई ऐसे मामले जहाँ पर हस्बैंड के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो पत्नी को हर महीने 5,000, 10,000, 15, 20, 25 दे, ये इतना आसान नहीं होता है। मैंने कहा ना, ये एक ईएमआई जैसा हो गया, मैंने कोई लोन लिया नहीं हो, ये ईएमआई है। और वाइफ के जाने के बाद क्योंकि घर में पति थोड़ा टेंशन में पहले ही रहता है और फिर उसको अपने सारे काम भी खुद करने पड़ते हैं, ठीक, खाना उसको बाहर खाना पड़ता है, तो उसका तो एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ गया है, वहाँ वाइफ को उसको भरण पोषण भी देना है। तो जब कभी भी आपके साथ भी ऐसा कोई परिस्थिति हो तो सेक्शन 421 का सहारा दोस्तों ज़रूर लें, सीधे मेंटेनेंस ना दें। पत्नी को भी इस चीज़ का एहसास होने दें कि जो भरण पोषण है वो इतनी आसानी से मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक कर दिया करें, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि उसमें व्यूज़ तो ज़्यादा आ जाते हैं लेकिन लाइक बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। तो एक भले आप कमेंट ना करें लेकिन लाइक उसको कर दिया करें, और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से दोस्तों। तब तक के लिए